दुनिया में करीब 4.5 बिलियन लोग इंटरनेट यूजर है, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 60% है, और हर दिन 9.9 लाख लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनके एक्सपीरियंस को स्मूथ करने की बड़ी जिम्मेदारी गूगल जैसी बड़ी कंपनी की बनती है, क्योंकि ये डायरेक्टली उनके और एवरी वेबमास्टर के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। इसलिए समय समय पर गूगल पेज स्पीड को लेकर कई रूल्स लाता रहा है। वैसे CWB से पहले सिंपली 2 रूल हुआ करते थे। आपकी TTFB एटलीस्ट 500 मिलीसेकेंड्स होना चाहिए और आपकी पेज लोडिंग स्पीड 3 सेकेंड या फिर उससे कम होना चाहिए। लेकिन अब 2021 की न्यू रैंकिंग फैक्टर कोर वेब वाइटल ने पूरे सिनेरियो को बदल दिया है और आपकी पेज स्पीड अब FID LCP के आधार पर मापा जाएगा। और यही नहीं, पेज लोडिंग के टाइम आपका नेविगेशन बार, फॉन्ट, इमेज कितना हिचकोले खाता है उसे भी मापा जाएगा, जिसे CLS यानी क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहे तो अबाउट द फुल सेक्शन में आने वाले वेबसाइट्स के एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट, नेविगेशन बार, सर्च बार जब लोड हो जाते हैं तो उसे FCP कहते हैं, और जब उसके बाद वेबसाइट के सभी एलिमेंट जैसे कि CSS डिजाइन, बॉडी कंटेंट, इमेज जब लोड हो जाती है तो उसे LCP कहते हैं। ये सब कुछ 2.5 सेकेंड में हो जाना चाहिए, वरना आपका टिकट कट जाएगा। लेकिन कोर वेब वाइटल के इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को ऑप्टिमाइज करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि इसे सीधे तौर पर आपकी होस्टिंग, इमेज, CSS डिजाइन, थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट जैसे कि GA कोड, एसेंस, फॉन्ट ऑसम डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अब FID की बात करें तो FCP के ठीक बाद जैसे ही सर्च बार या फिर ईमेल बॉक्स दिखता है तो उसमें कोई यूजर टेक्स्ट या फिर ईमेल ID एंटर करता है तो उसे सर्वर रेस्पॉन्ड करने में कितना डिले करता है उसे FID कहते हैं, जो कि 100 मिलीसेकेंड या फिर उससे कम होना चाहिए। लेकिन आपको FID की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ विजिटर FCP के ठीक बाद या तो पेज को स्क्रॉल करते हैं या फिर जूम इन जूम आउट करते हैं। बेहद ही कम लोग FCP के ठीक बाद कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं या फिर ईमेल एंटर करते हैं। तीसरी फैक्टर है CLS, मतलब लोडिंग के पहले रिक्वेस्ट से लेकर अंतिम रिक्वेस्ट तक आपके ब्लॉग के सभी एलिमेंट स्टेबल होने चाहिए, वरना अगर थोड़े से भी हिले डुले ना तो गूगल आपकी रैंकिंग को हिला डुला देगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि गूगल माइनर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग को सह सकता है पर वर्टिकल शिफ्टिंग को नहीं। इवन चेंज इन फॉन्ट साइज भी वर्टिकल शिफ्टिंग कर देता है। इसके अलावा भी ये कई वजहों से शिफ्टिंग होता है, जिन्हें आप डिटेल में इस वीडियो में देख सकते हैं। अब कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो प्रैक्टिकली हमें LCP और CLS ही इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन पर और सबसे पहले हम करेंगे LCP ऑप्टिमाइजेशन देन CLS ऑप्टिमाइजेशन। तो रस में कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइजेशन के ताज़े बेनिफिट की बात करूँ तो अभी कुछ महीने पहले ही NDT वालों ने कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइजेशन कराया, जिससे कि उनकी LCP में 55% का इजाफा हुआ है, वहीं बाउंस रेट में 50% का गिरावट हुआ है। साउंड्स गुड्स। वहीं SEO टूल स्क्रीमिंग फ्रॉग द्वारा किए गए केस स्टडी के अनुसार मोबाइल पर 88% वेबसाइट और डेस्कटॉप पर 87% वेबसाइट कोर वेब वाइटल टेस्ट पास नहीं कर सकी। LCP टेस्ट में ये फेल रेट मोबाइल पर 57% और डेस्कटॉप पर 56% रही, और इसी तरह CLS फेल रेट 54 और 53% रहा। और जैसे जैसे आप डाउन रिजल्ट यानी 1 2 3 पे जाएंगे तो आपको पोर रिजल्ट कोर वेब वाइटल स्कोर कम मिलेगा। लेकिन इस केस स्टडी की सबसे मज़ेदार बात है कि नंबर 1 रिजल्ट के मुकाबले कई डाउन रिजल्ट्स के LCP स्कोर नंबर 1 से अच्छे हैं, तो कईयों के CLS स्कोर अच्छे हैं। मतलब अगर वे प्रॉपर कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वे अपर रिजल्ट को बीट कर सकते हैं। इनमें आपका भी ब्लॉग हो सकता है। वहीं FID टेस्ट में 99% वेबसाइट डेस्कटॉप पर और 98% वेबसाइट मोबाइल पर सफल रही, जो कि साबित करता है कि FID एक माइनर फैक्टर है जिसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सिंपली आपको केवल LCP और CLS पर ही फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए ऑप्टिमाइजेशन शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक वेबसाइट के LCP को 39 फैक्टर इम्पैक्ट करता है, लेकिन खुशी की बात की कि एक वर्डप्रेस ब्लॉग के LCP को मेनली 10 फैक्टर ही इम्पैक्ट करता है, जिन्हें हम एक एक करके जान लेते हैं।
जब कोई यूज़र पहली बार आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो आपके सर्वर द्वारा फर्स्ट बाइट सेंड करने में कितना समय लगता है उसे TTFB कहते हैं। इसे आप मोटे तौर पर वेबसाइट का पहला रिक्वेस्ट कह सकते हैं। बेसिकली जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो उसके बाद DNS लुकअप होता है, जिसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद SSL को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके माध्यम से फर्स्ट बाइट को सेंड किया जाता है। वहीं अगर यहाँ पर सर्वर एंगेज है तो वेटिंग करना पड़ता है और कुछ मिली सेकेंड या फिर कुछ सेकेंड तक स्क्रीन ब्लैंक दिखता है, जिसके बाद फाइनली यूजर का ब्राउज़र फर्स्ट बाइट को रिसीव करता है, जिसके बाद एलिमेंट्स दिखने शुरू होने लगते हैं जिसे फर्स्ट बाइट कहते हैं, जिसके बाद FCP होता है, फिर LCP होता है। सही मायने में TTFB स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का सरताज है, जिसे मोज ने तो रैंकिंग फैक्टर डिक्लेयर कर दिया था। ये एकदम इंडियन रेलवे के इंजन की तरह है, जो अगर सही वर्क कर रहा है तो आपको स्पीड की रेस में जिंदा रखेगा, जिसके लिए गूगल कहता है कि आइडली 200 मिली सेकेंड्स में आपका TTFB हो जाना चाहिए। इतना नहीं होता तो कम से कम 500 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना गूगल आपकी बजा देगा। तो चलिए जल्दी से हम किसी CDN की परफॉर्मेंस टूल में अपने वेबसाइट की TTFB को चेक कर लेते हैं। इस टूल की मदद से आप दुनिया के प्रमुख 14 लोकेशन पर जान सकते हैं कि आपकी सर्वर की TTFB स्पीड क्या है। तो सिंपली आपको यहाँ अपना URL कॉपी करना है, देन पेस्ट इट, ये यहाँ पर आप TTFB स्पीड देख सकते हैं इस कॉलम में। वाओ, साउंड्स गुड। अगर आपका TTFB सही नहीं है तो चलिए हम ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। जब आप ब्राउज़र में google.com या फिर अदर डोमेन टाइप करते हैं तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर DNS के पास जाता है ताकि उस डोमेन से जुड़े IP एड्रेस को जान सके। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस की अपनी यूनिक IP एड्रेस होती है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो या फिर आपके वेबसाइट के सर्वर से ही क्यों ना हो। ब्राउज़र IP एड्रेस जानने के बाद आपके सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, जिससे डाटा आता है, देन वेबसाइट डिस्प्ले होता है। आप चाहे तो इस DNS प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे google.com ओपन करने के लिए अपने ब्राउज़र में इस IP एड्रेस को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, जिससे कि वेबसाइट फास्ट ओपन होगी, लेकिन आप कितने ही डोमेन्स की IP एड्रेस को याद रख पाएंगे। सो इसी को सॉल्व करने के लिए DNS आया, जो कि एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है। ये सर्विस सभी होस्टिंग कंपनी देती है, लेकिन उनका सर्विस इतना फास्ट नहीं जितना क्लाउडफ्लेयर DNS है। अकॉर्डिंग टू DNSPub.com, क्लाउडफ्लेयर DNS दुनिया का सबसे फास्ट डोमेन नेम सिस्टम है और सबसे सी बात है कि ये बिल्कुल फ्री है। बस आपको क्लाउडफ्लेयर पर फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, फिर ऐड डोमेन करना है, उसके बाद आपको फ्री प्लान सेलेक्ट करना है, जिसके बाद क्लाउडफ्लेयर आपके डोमेन से जुड़े DNS रिकॉर्ड्स को ऑब्टेन करेगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है डोमेन वाले एरिया कोड्स में। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि केवल DNS सर्विस यूज करना तो आप इस क्लाउड बटन को ग्रे कर दें, या फिर अगर आप DNS के साथ CDN भी यूज करना चाहते हैं तो आप इस बटन को ऑरेंज ही रहने दें। अब आप कंटिन्यू करें, आपको 2 डोमेन नेम सर्वर मिलेगा, जिससे आपको डोमेन रजिस्ट्रार अकाउंट में अपडेट करना है, जिसके अपडेशन में 1 घंटा से लेकर 48 घंटा लग सकता है, जिसे आप DNSchecker.org में चेक कर सकते हैं। साथ ही क्लाउडफ्लेयर पर SSL को एक्टिवेट करना ना भूलें। दूसरी शानदार चीज़ जो आप क्लाउडफ्लेयर पे कर सकते हैं वो है फुल पेज केस। इसे आप होल वेबसाइट की कॉपी भी कर सकते हैं। इसे आप ना केवल अपने सर्वर को आराम दे सकते हैं बल्कि कॉस्टली बैंडविड्थ की 90% तक सेविंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली 2 पेज रूल सेटअप करना होगा। पेज रूल सेक्शन में आना है और उसके बाद क्रिएट पेज रूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मेन डोमेन एंटर करना है कुछ इस तरह से। सबसे पहले स्टार डालना है, उसके बाद अपना मेन डोमेन, उसके बाद /, उसके बाद सेटिंग में आपको सेलेक्ट करना है केस लेवल, केस एवरीथिंग, सेव एंड डिप्लॉय। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके WP एडमिन एरिया का भी केसिंग हो जाए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम पेज रूल की सहायता से WP एडमिन एरिया को केसिंग से बचा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम पेज रूल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली एक बार फिर क्लिक करते हैं क्रिएट पेज रूल पर और यहाँ पर डालते हैं हम स्टार, अपना URL /WP
एडमिन और उसके बाद स्टार, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेटिंग में केस लेवल, बाईपास, एक और सेटिंग डिसेबल परफॉर्मेंस। वहीं अगर WP एडमिन एरिया की सिक्योरिटी और बढ़ानी है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी लेवल, हाई 7 डिप्लॉय। यहाँ पर आप अपने मेन डोमेन को प्रायोरिटाइज करना ना भूलें, इसे आप अप करें। वहीं ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप ब्लॉग पर कोई नया पोस्ट पब्लिश करते हैं या फिर पोस्ट में कोई नया चेंज करते हैं तो उससे पहले आप इस पेज रूल को ऑफ करना ना भूलें, दोनों ही पेज रूल को। और जब आप पोस्ट को पब्लिश कर ले तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपने जो अभी नया पोस्ट पब्लिश किया है या फिर आपने ब्लॉग में कोई भी CSS चेंज किया है या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट चेंज किया है वो जल्दी से ऑल ओवर वर्ल्ड में अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आपको केसिंग को रिमूव करना पड़ेगा। तो जिसे आप केसिंग सेक्शन में जाकर इजीली केसिंग को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पर पर्ज एवरीथिंग पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी ओल्ड केसिंग रिमूव हो जाएगी और आपका वेबसाइट का न्यू वर्जन अपडेट हो जाएगा। इन पेज रूल्स का एक और बड़ा फ़ायदा है कि ग्लोबली आपका TTF भी शानदार हो जाएगा और क्लाउडफ्लेयर के 170 से अधिक डाटा सेंटर्स पर आपकी ब्लॉग की फुल कॉपी होगी, तो जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके ब्लॉग की स्पीड कितना इंक्रीज हो सकता है। TLS SSL का सक्सेसर है जो एंड टू एंड कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। अगर आप TLS 1.3 यूज करेंगे तो अपने TTP में 250 मिलीसेकंड्स की कमी कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर अपने SSL को TLS चेकर में ज़रूर चेक करें। अगर आप 1.3 यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अपने होस्टिंग कंपनी से बात करें। क्या आप होस्टिंग खरीदने से पहले सर्वर सॉफ्टवेयर्स की जानकारी लेते हैं? नहीं लेते हैं तो लेना शुरू कर दीजिए। अभी मार्केट में 3 सबसे अधिक पॉपुलर सर्वर सॉफ्टवेयर है, वो है लाइटस्पीड, NGINX, अपाचे। परफॉर्मेंस की बात करें तो लाइटस्पीड 1 सेकेंड में 22,248 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, NGINX 9,220 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है और अपाचे का तो मत ही पूछिए। कभी इंटरनेट पर राज करने वाला ये अब लंगड़ा घोड़ा बन चुका है। TTFV में भी लाइटस्पीड सबसे फास्ट है, जो कि WP स्पीड मीटर की टेस्टिंग में साबित हो चुका है। वहीं इस सर्वर सॉफ्टवेयर की खुद की नेटिव केस प्लगइन है जिसका नाम है लाइटस्पीड केस प्लगइन, जिसकी कातिल परफॉर्मेंस के आगे तो प्रीमियम प्लगइन WP रॉकेट भी पानी भरता हुआ नजर आता है। वहीं इस सर्वर सॉफ्टवेयर की खुद की QuickCloud नाम से CDN नेटवर्क है जो HTTP3 को सपोर्ट करता है। अब ये HTTP3 क्या होता है? आपके ब्लॉग के हर रिक्वेस्ट को HTTP कहा जाता है। इसका लेटेस्ट वर्जन HTTP3 है, जिसका मतलब है आज के टाइम में सबसे तेज डाटा ट्रांसफर। चूंकि इसे जून 2019 में रिलीज किया गया था, इसलिए अभी इंटरनेट पर मौजूद केवल 4.1% वेबसाइट ही इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। क्या आप यूज करते हैं? जरूर चेक करें। 79.1% सर्वर्स PHP लैंग्वेज यूज कर रही है। वही वर्डप्रेस भी खुद PHP का बना हुआ है। मतलब अगर आप PHP का लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो वर्डप्रेस से लेकर सर्वर तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, साथ ही सिक्योरिटी भी। तो इसलिए cPanel में जाकर जरूर चेक करें आप PHP का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अभी PHP की लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 7.4 अवेलेबल है, जिसे आप अपडेट कर लें। सर्वर सॉफ्टवेयर चाहे कितना ही क्यों ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो, अगर सर्वर हार्डवेयर सॉलिड नहीं है तो एक बेटर आउटकम नहीं मिल सकता है। इसलिए होस्टिंग खरीदने से पहले ये ज़रूर जान लें कि आपको कितनी साइज का रैम मिलने वाला है, स्टोरेज के लिए SSD मिलने वाला है कि नहीं, आपको प्रोसेसर में कितना कोर हो सकता है। ये जितना ज़्यादा होगा और जितनी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
आई गेस 90% न्यूबी ब्लॉगर गलत सर्वर चुनते हैं। मैंने भी गलती किया था, ब्लॉग था हिंदी, सर्वर था यूएसए में। तो जाहिर सी बात है कि एशिया सर्वर की तुलना में यूएसए सर्वर से इंडिया में डाटा पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वहीं टीटीएपी भी डबल ट्रिपल हो सकता है। तो इसलिए अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग सबसे नज़दीकी सर्वर को सेलेक्ट करें। वहीं अगर आपका ब्लॉग ग्लोबल है तो CDN यूज़ करें। आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर सकते हैं जो फ्री भी है। जब कोई यूज़र किसी ब्लॉग को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वर्डप्रेस को हर बार PHP और MySQL क्वेरीज एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मतलब जयपुर, जबलपुर, जामनगर, जम्मू कश्मीर से एक ही सामान के पोस्ट को एक्सेस किया जाए तो वर्डप्रेस को 4 बार PHP और MySQL क्वेरीज को रन करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर इस पोस्ट की कैशिंग बोले तो कॉपी बना दिया जाए तो वर्डप्रेस को सिंपली कॉपी देने का काम रहेगा, वो प्रक्रिया दोहराना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप लाइट स्पीड के प्लगइन यूज कर सकते हैं जो आपके सर्वर के 90% वर्कलोड को कम कर सकता है। पेज लोडिंग के टाइम अबाउट द फोल्ड कंटेंट के लिए गैर जरूरी CSS और JS फाइल बीच में आ जाते हैं, जिससे ब्राउज़र मेन कंटेंट को छोड़कर पहले उन्हें लोड करने लग जाते हैं। इस वजह से कंटेंट विजिबल होने में काफ़ी टाइम लगता है और FCP भी ख़राब हो जाती है, जिसे आप 3 स्टेप में फिक्स कर सकते हैं। थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट जैसे वन सिग्नल, फेसबुक चैट स्क्रिप्ट को आप डिफर करें। इसके लिए आप फ्लाइंग स्क्रिप्ट प्लगइन यूज कर सकते हैं। CSS एंड जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई एंड कंबाइन करें। इसके लिए आप सिंपली लाइट स्पीड के इस प्लगइन में जाएं और वहां पर आपको पेज ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करना है। देन आपको आना है CSS सेटिंग में। इसके बाद यहां पर आपको CSS मिनिफाई ऑन रखना है, CS कंबाइन ऑन रखना है, CSS कंबाइन एक्सटर्नल इनलाइन ऑफ रखें, CSS HTTP टू पुश ऑन रखें, लोड CSS एसिंक्रोनसली इसे ऑफ ही रखें, जनरेट क्रिटिकल CSS इसे ऑन करें, जनरेट क्रिटिकल CSS इन बैकग्राउंड इसे भी ऑन रखें। उसके बाद इनलाइन CSS एसिंक लिब इसे ऑन रखें। फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन यहाँ आपको स्वैप सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसे सेव चेंज कर लें। इसके बाद आपको आना है JS सेटिंग में। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस ऑन करने हैं एंड लास्ट वाले ऑप्शन में आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, लोड इनलाइन JS। उसके बाद आपको सेव चेंज कर देना है। सेव चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर कैशिंग रिमूव कर देना है परजोल। कैशिंग रिमूव करने के बाद आप ज़रूर चेक करें कि आपकी वेबसाइट के सभी फंक्शन सही वर्क कर रहे हो। अगर कोई फंक्शन वर्क नहीं कर रहा तो आपको JS सेटिंग चेक करना है। अगर आपको कोई CLS इशू आ रहा है, कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट इशू, तो आपको CSS सेटिंग चेक करना है। ओके। थीम एंड प्लगइन के गॉडफादर jQuery को ना ही आप डिफ़र करें और ना ही कंबाइन करें, अदरवाइज आपका थीम या प्लगइन वर्क करना बंद कर सकता है। तो ऐसे में आप उसे केवल फुटर में प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोड स्निपेट प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है। देन आपको ये सेलेक्ट करना है ओनली रन ऑन दिस साइट फ्रंट एंड इस वाले ऑप्शन को, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर देना है। देन यू आर रेडी। इसके ऑप्टिमाइजेशन आपको ज़्यादा कर नहीं सकते। जैसे कि ए पोस्ट में बटन शो करने के लिए आप बटन प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो बी पोस्ट को लोड करते हैं तो उस बटन प्लगइन का रिसोर्स लोड हो सकता है, जबकि हमने बी पोस्ट में कोई बटन लगाया ही नहीं। तो ऐसे में PSI टूल उसे अनयूज रिसोर्स बताएगा। खैर इसके कुछ सॉल्यूशन मौजूद हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। छोटे मोटे डिजाइन जैसे कि बटन, बॉर्डर, बॉक्स शैडो के लिए कस्टम कोडिंग करें। ऐसे कोडिंग को function.php और स्टाइल से रिमूव कर दें जिसे अब आप यूज़ नहीं करते हो। जैसे कि आप कुछ महीने पहले अपने ब्लॉग पर फ़ॉन्ट एनिमेशन आइकन को यूज़ किया करते थे, लेकिन अब आप उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो फ़ॉन्ट एनिमेशन आइकन को ब्लॉग पर एक्टिवेट करने के लिए function.php में एनकोर कोड को पेस्ट करना पड़ता है और वहीं कुछ डिजाइन कोड को स्टाइल शीट में पेस्ट करना पड़ता है। सो उसे आप रिमूव कर दें। लेकिन एक वैधानिक चेतावनी, कोडिंग साथ छेड़छाड़ एक सेंसिटिव मामला है। इवन function.php में सेमीकोलन या फिर ब्रैकेट जितनी गलती भी आपके ब्लॉग को डाउन कर सकता है। सो पहले आप बैकअप ले लें।
लाइट वेट प्लगइन ही यूज करें, जिसका पता आप P3 प्लगइन परफॉर्मेंस प्रोफाइलर प्लगइन से कर सकते हैं। साथ ही आप इन्हें गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे थीम और प्लगइन ही यूज करें जो अलग अलग फीचर के लिए अलग अलग कोडिंग सेक्शन को मैनेज करते हैं, जैसे कि जेनरेट प्रेस मैनेज करता है, जिससे कि जिस फीचर की ज़रूरत होती है तो केवल उसी की कोडिंग लोड होता है। यही असली वजह है, मतलब असली सीक्रेट है जेनरेट प्रेस की सबसे फास्ट लोड होने की। इतना सब करने के बाद इस इशू के सपोर्ट में एक अदद रिक्वेस्ट रह जाता है, तो अपनी पीठ थपथपाइए और बेवफा एक्स की तरह फुल इग्नोर मारिए। वहीं अगर आप ऊपर के स्टेप्स नहीं करना चाहते हैं, समय बचाना है, अपना हेडेक बचाना है, रैपिड पावर अप फॉर ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन इज वन स्टॉप सॉल्यूशन बट इट्स अ पेड। वेब इमेज की सबसे इनोवेटिव वर्जन है, दिस इज द बेस्ट फॉर स्पीड। इसे गूगल ने डेवलप किया है। इसके लिए आप आंख मूंद कर फ्लाइंग इमेजेस प्लगइन यूज कर सकते हैं, जो कि वेब वर्जन डिलीवर करने के लिए फ्री सीडीएन स्टैटिकली यूज करता है। दिस इज पावर्ड बाय फास्टली, क्लाउडफ्लेयर, बनी सीडीएन, अमेजन एंड गूगल क्लाउड सीडीएन। सो ये आपके सर्वर पर नाम मात्र का लोड डालता है और वहीं मल्टी सीडीएन पावर होने के कारण दुनिया के किसी भी ओयो रूम में इमेज फास्ट लोड होगा। और आप ऐसे ही प्लगइन को यूज़ करें जो कि अपनी फंक्शन के लिए आउटसोर्सिंग बोले तो थर्ड पार्टी सर्वर यूज करते हो, जैसे कि एप्पल अपने बिजनेस को रन करता है। मोस्ट ऑफ थीम की एंट्री कंटेंट बोले तो बॉडी कंटेंट की विद 720-750 पिक्सल होती है, लेकिन मैंने अपने रिसर्च में पाया कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स की पोस्ट इमेज की विद ओवर 1000 पिक्सल है। मतलब आपने टी शर्ट खरीदा 10 साल के बच्चे के लिए और पहना दिए 20 साल के यंग को, तो क्या होगा? अगर आप ऐसा इमेज क्वालिटी के लिए कर रहे हैं तो आप PNG में यूज करो ना विद द प्रॉपर साइज। स्टाइल शीट में फॉन्ट फैमिली लाइन के नीचे फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप को आप पेस्ट कर दें, अदरवाइज आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा वेबसाइट को फीचरफुल बनाने के लिए प्लगइन और थर्ड पार्टी सर्विस यूज करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके कोडों का हमारे वेबसाइट पर लोड बढ़ जाएगा। इसलिए कम से कम प्लगइन और थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करें। ज़रूरी है तो आप फ्लाइंग स्क्रिप्ट प्लगइन से उन्हें डिफ़र कर दें, और वहीं आप जेटपैक जैसे प्लगइन को यूज़ ना करें, क्योंकि ये सिंगल प्लगइन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ प्लगइन है जो कि रैम को चबा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी सर्विस की ऑप्टिमाइजेशन जान लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स के लिए आप फ्लाइंग एनालिटिक्स प्लगइन यूज कर सकते हैं। यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए लाइट स्पीड के इस प्लगइन में लेजी लोड आई फ्रेम ऑप्शन को ऑन करें। अगर आप ये प्लगइन यूज नहीं करते हैं तो आप लेजी लोड फॉर वीडियोस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। एडसेंस हमारे ब्लॉग पर 8 से 10 स्क्रिप्ट को लोड करता है। इसके अलावा भी वो कई HTTP रिक्वेस्ट को लोड करता है। देन आप समझ सकते हैं कि हमारे फुल पेज लोडिंग टाइम का क्या हाल होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये FCP को प्रभावित नहीं करता है। नाउ ओपन GTmetrix। उसके बाद अपने किसी पोस्ट का URL को कॉपी करें और उसे यहाँ पर पेस्ट कर दे और स्कैन इट। नाउ क्लिक ऑन वाटरफॉल, स्क्रॉल डाउन। अब आपको एडसेंस के अलग अलग जितने भी सब डोमेन्स है उसको आपको कॉपी कर लेना है। कुछ इस तरह से मैं बता देता हूँ। एड बाय गूगल, कॉपी इट, पेस्ट ऑन नोटपैड। इसके बाद .com के बाद स्लैश के बाद जितने भी हैं कैरेक्टर्स उन्हें हटा देना है। अब दूसरे सब डोमेन्स को इसी तरह कॉपी करना है। आपको जितने भी एडसेंस के सब डोमेन्स मिले अलग अलग, उन्हें आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इसी तरह आप और भी थर्ड पार्टी URLs को कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही अपने ब्लॉग के थर्ड पार्टी URLs की लिस्ट बना लेते हैं तो उसे आप एक कॉपी करें और अपने ब्लॉग में आए और लाइट स्पीड के पेज ऑप्टिमाइजेशन में जाए और वहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन में जाना है और यहाँ DNS प्री पेज ब्लॉक में पेस्ट कर देना है एंड देन सेव चेंज कर देना है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वैसे JMD हिंदी पर अभी एडसेंस
अनेबल नहीं हुआ है। ऐसे तमाम एडसेंस या फिर थर्ड पार्टी यूआरएल्स का डीएनएस लुकअप दूसरे रिक्वेस्ट के समानांतर पहले ही हो जाएगा, जैसे कि एड लोडिंग के टाइम डीएनएस लुकअप नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ फास्ट हो जाएगा और आपका ओवरऑल फुल पेज लोडिंग टाइम भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप एडसेंस एड की और भी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप एडवांस एड्स प्रो प्लगइन यूज कर सकते हैं। जब कोई स्क्रिप्ट किसी पेज को इंटरेक्टिव और स्क्रॉल लेवल होने में बाधा पहुंचाता है तो ये इशू हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप उस स्क्रिप्ट को हेडर के बजाय फूटर में प्लेस करें। जनरली ये इशू कमेंट स्क्रिप्ट रॉकेट लोडर .js WP इमेज क्रिएट करता है। इन्हें आप अवॉइड करें या फिर इनके अल्टरनेटिव्स को यूज करें। मेन थ्रेड आपके वेबसाइट का डिलीवरी बॉय होता है, जिसे आपके घर पर भी डिलीवर करना, इवन आपके जीएफ, आपके एक्स, इवन आपके कजन के घर पर भी है। लेकिन उसे कहीं पर डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लग जाए तो पूरा डिलीवरी शेड्यूल बिगड़ जाता है। सो इसी तरह मेन थ्रेड ब्राउज़र से पहला रिक्वेस्ट पाने के बाद एक के बाद प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और ये एग्जीक्यूशन फुल पेज लोड होने के टाइम तक जारी रहता है। लेकिन इस बीच अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई JS फाइल या फिर CSS फाइल आ जाए तो प्रोसेस लंबा हो जाता है और फुल पेज लोडिंग टाइम बढ़ जाता है। सो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कि जो मैंने सॉल्यूशन आपको पहले बताए हैं उसे आप करते हैं तो आपका मेन थ्रेड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसमें आप एक और चीज़ जो जोड़ सकते हैं जो कि मोबाइल के लिए बेहद ही जरूरी है, वो है क्रिटिकल CSS। एक्चुअली क्रिटिकल CSS ऐसी टेक्निक है जो आपके अबव द फोल्ड कंटेंट से जुड़े CSS को आपके मेन स्टाइल से एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिससे कि अबव द फोल्ड कंटेंट लोड होने के समय पूरे स्टाइल सेट को लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि आपके ब्लॉग के एलिमेंट फास्टर विजिबल होते हैं और मोबाइल पर ऐप से भी शानदार हो जाते हैं। इसके लिए आप लाइट स्पीड के इस प्लगइन में क्रिटिकल CSS को इनेबल कर सकते हैं, जो कि quick.cloud सर्वर पर क्रिटिकल CSS को जनरेट करता है और CDN नेटवर्क के थ्रू डिलीवर भी कर देता है। इससे आपके ओरिजिन सर्वर पर लोड नहीं पड़ता है, मतलब लाइट स्पीड सर्वर यूज करने का ये भी एक शानदार बेनिफिट है। जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन लेकर पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आप और भी एडवांस ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट के लिए प्रीलोड टैग यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ DNS फ्री पेज की तरह काम करता है। बट DNS फ्री पेज केवल पहले DNS लुकअप ही करता है, लेकिन प्रीलोड इसका बाप है, जो पहले ही DNS लुकअप TCP TLS के साथ सारा रिसोर्स डाउनलोड कर लेता है और जब जरूरत होता है तो उसे डिलीवर कर देता है, बिल्कुल पकी पकाई खिचड़ी की तरह, बस चम्मच से मुंह में डालने का काम होता है। इस टेक्निक से आप स्टाइल शीट और फॉन्ट को भी प्रीलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज करते हैं तो आपको PCI टूल प्रीलोड की एरर देता होगा, तो देन आपको उस एरर में दिखने वाले URL को कॉपी कर लेना है और उसे आपको प्रीलोड टैग के साथ कुछ इस तरह पेस्ट कर देना है। ओके, सो आपको पेस्टिंग करना है हेडर फुटर प्लगइन के हेडर सेक्शन में। सो ब्लॉगर आर्मी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि LCP को कुल 39 फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ उन्हीं फैक्टर को कवर अप किया है जो कि वर्डप्रेस ब्लॉग को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके वर्डप्रेस ब्लॉग को इन फैक्टर के अलावा भी कोई फैक्टर इम्पैक्ट करता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे पार्ट 2 में कवर अप कर सकता हूँ, क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको कुमुलेटिव लेआउट शिफ्ट के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी ब्लॉगर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनका 2021 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो नाउ थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।